गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जगन्नाथ। मेरी आवाज क्लियर है सबको? एक बार बता दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाए फिर क्लास स्टार्ट करें। थोड़ा वेट कर लेते हैं, सब बच्चे ऐड हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें। तो देखिए, आज हम इन कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैंने बताया था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको हम लोग एनपीएम बोलते हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ चेंजिंग हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जब लिबरलाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था। इन कुछ टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। जगन्नाथ और भी जो बच्चे हैं वो एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर है आपको? ओके, गुड इवनिंग मधु। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात, हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान चुके हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ना है, इसके थ्योरी के बारे में कि ये क्या चीज क्या बोलता है। तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस आए, जिसको हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जानते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, लोक प्रशासन के बारे में कुछ नौ युवक थे। उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट किया था। स्कॉलर्स ने, जो यंग स्कॉलर्स थे, उन्होंने मूवमेंट किया था और फिर किस चीज की उत्पत्ति हुई थी, नवीन लोक प्रशासन की, ठीक है। यह आंदोलन उन्होंने कब किया, तो यह आंदोलन उन्होंने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण को उत्प्रेरक बना रहा, ठीक है। इसने क्या किया, समाज को जागृत किया कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने जरूरी है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, रूढ़िवादी था, ठीक है। वो कहता था कि कभी भी क्या हो गया, चेंजेस नहीं आने चाहिए। और डेवलप्ड, जब तक देखिए समय के साथ बदलाव नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है।
इसके एक प्रमुख समर्थक एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की कृति न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शीर्षक से इंगित होता है, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ था। One of the major supporters of indicate by H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन वर्क टाइटल, इन्होंने एक वर्क लिखा था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, जो 1980 में पब्लिश हुआ था। और ये इन्होंने ही क्या किया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा की और बहुत बड़े सपोर्टर के रूप में सामने आए। नहीं मधु, हाँ कल क्लास नहीं था, ठीक है, मैं लास्ट में कुछ बताऊंगी, आप लोग सुनिए, अभी क्लास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। यहाँ सबको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। गुड। उसके बाद देखिए, नवीन लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन विषय के नई दार्शनिक दृष्टि के कारण होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया तो क्या हुआ, न्यू वर्जन की जरूरत थी, थोड़ा सा डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब चेंजिंग आएंगे, ठीक है। तो न्यू वर्जन की जरूरत थी, इसीलिए क्या आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। इसमें बहुत से बदलाव सामने आए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लग रहा था कि डेवलपमेंट इसके कारण रुक रहा है, ठीक है। तो अब इसके गोल्स क्या थे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बदले, तो अब इसके अपने अपने गोल्स होंगे। तो सबसे पहला गोल है क्या, प्रासंगिकता, ठीक है, रेलिवेंस। अब इसका क्या अर्थ होता है कि रिलेटेड हो, ठीक है। लोक प्रशासन का ज्ञान और शोध समाज की आवश्यकता है, ठीक है। लोक प्रशासन में सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और उसके बाद रिसर्च की जरूरत है। समाज की आवश्यकता है, संदर्भ में प्रासंगिक तथा सर्वनिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि लोक प्रशासन में रेलिवेंस चीजें होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। दूसरा चीज बोला है मूल्य, वैल्यूज। चलिए, तो यह परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा प्रक्रियात्मक तत्व को अस्वीकार करता है, ठीक है। इसने बोला कि जो लोक प्रशासन में जो वैल्यूज को क्या किया जाता है, छिपाया जाता है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट है और उनको सबको बताना चाहिए और सबके पास स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे ये वैल्यूज होने चाहिए। अब आपको अगर पता है कि आपके ये वैल्यूज है तो आप उसमें अच्छे से डेवलप्ड हो पाएंगे, आप समाज में कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं, आपके वैल्यूज आपसे छुपाए जाए तो वो आपके लिए परेशानी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक सम्मेलन आता है जिसको बोलते हैं मित्रोयुग सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कहा कि मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। जब तक वैल्यूज नहीं बताए जाएंगे लोगों को, लोक प्रशासन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कहाँ हुई,
मित्रोक सम्मेलन में, याद रखिएगा ये वीवीआई है। अच्छा आप लोग बताइए कि मैं इंग्लिश में भी समझाऊं इसको, जितने भी बच्चे हैं? जगन्नाथ ने नहीं बोला, और भी जो भी हैं। कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है सामाजिक समानता होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पे बल होगा। यह समाज के कमजोर वर्ग, मसलन महिलाएं, बच्चों तथा दलित सामाजिक न्याय प्रदान करने का आदेश देता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी दलित होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वुमेन होती है, उन जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उस पे ये क्या ज्यादा देता है, बल देता है कि इनको भी समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रूढ़िवादी है, तो रूढ़िवादी में क्या होगा, कुछ लोगों को कुछ ही समानता मिल पाएगी, है ना। क्योंकि क्या है इसमें जो भी पारंपरिक चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसी को चेंज करने की बात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, नवीन प्रशासन में हो रही है। उसके बाद आता है परिवर्तन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ परिवर्तन करने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। तो यही ये बोल रहा है कि सामाजिक समानता के प्राप्ति के लिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने गोल्स तो देख लिया कि इन इन गोल्स की पूर्ति के लिए ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। अब विकास कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। ठीक है, सन 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में नए विचारों को सूत्रपात हुआ और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। 1968 के बाद क्या आया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, नवीन लोक प्रशासन आया था। 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधित उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के प्रकाशन के साथ ही नए लोक प्रकाशन प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई थी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मान्यता कब प्राप्त हुई थी, जब हनी रिपोर्ट आया था 1967 में। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, और मैंने बताया है जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस हैं। इसके बाद देखिए, नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधित सम्मेलन होगा यहाँ पे। ठीक है, सम्मेलन। तो ये 1967 में बहुत नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा सम्मेलन हुए थे, जिसमें से एक सम्मेलन है मिनी बुक कॉन्फ्रेंस। अब जो अभी आप बता रही थी प्रांजलि,
वो ये वाला सम्मेलन है, वो वाला नहीं, ठीक है, जो 1968 में हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एम नाम से अगर दो सम्मेलन है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये मिनी बुक सम्मेलन है जो 1968 में हुआ था, और इसका क्या, इसने क्या भूमिका निभाई थी, तो इसने डेवलप करने की भूमिका निभाई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। गुड। अब देखिए, मैंने ये बुक्स, दोनों बुक्स के बारे में आप लोग को पहले ही बुक्स लिखवा दिए हैं, बहुत सारे बुक्स, कम से कम 20 बुक्स मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, पीपीटी में। तो इसमें से मैरिन की जो पुस्तक थी, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी बुक, ठीक है, प्रिस्पेक्टिव, ये 1971 में आई थी। और दूसरा क्या है, वाल्डो की रचना थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम टर्बुलेंस, 1961 में आई थी। इन दोनों ने बहुत ज्यादा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया था, ठीक है, उस पर चर्चा की थी, फोकस किया था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास के बारे में जो चीजें थी, ठीक है, डेवलपमेंट के से रिलेटेड जो भी चीजें थी, हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी से ज्यादा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं आएगा। बट बताइए, क्लियर हो गया? अब उनका सेकंड टॉपिक है, ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम सब विकास के बारे में जानते हैं कि विकास क्या होता है ना? पिछले बार भी हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा था। देखिए, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी ने अपने एक लेख दी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो सन 1955 में दी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुई थी। अब ये वीवीआई है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है ना? इसमें ये प्रकाशित हुई थी विकास प्रशासन के बारे में, ये याद रखिएगा नाम के साथ, और जहां प्रकाशित होती है वो भी याद रखिएगा कि उस जनरल का क्या नाम था। तथापि इस शब्द को विस्तृत व्याख्या देने का कार्य अमेरिकी विद्वानों ने किया था। अब देखिए, मान लीजिए एक थिंकर आते हैं, जिन्होंने, इंडिया के थिंकर हैं, और इन्होंने डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। अब बहुत सारे, अब किताबों में आया, आर्टिकल्स में आया, तो वहां से लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में अमेरिकन विद्वानों ने इस पे चर्चा शुरू कर दी, अपना जो भी बात थी उसको लिखना शुरू कर दिया, विचार विमर्श। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो 1963 में विकासशील राष्ट्रों में प्रशासनिक प्रवृत्ति के परीक्षण के लिए एक तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन किया गया। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी में क्या किया गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप था 1963 में, उसको क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए, कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, उसके बारे में देखिए। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया, डेट याद रखिएगा। अब देखिए, विकास प्रशासन की अवधारणा के प्रतिपादकों में जॉर्ज ग्रांट का नाम अग्रणी माना जाता है। उनके बाद, ठीक है, विंडर आते हैं, रिंग्स आते हैं, हेडी आते हैं, और
मॉन्टेगोमेरी आते हैं, पाई, मांडीकर आदि विद्वानों ने विकास प्रशासन अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत करने का सहयोग दिया। अब इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे, आपको नाम पता है, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए हों, ठीक है। अगर आपसे पूछे इन थिंकर्स को लेकर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये सारी बातें इन्होंने बोली, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने बोली होगी, तो हो सकता है वो सही हो, तो एक बार पढ़िएगा। या फिर ये बोल सकता है कि जो विकास प्रशासन के अंतर्गत इन सारे थिंकर्स ने सपोर्ट किया है, और बीच में एक दूसरा थिंकर को ये लोग डाल देंगे, ठीक, और पूछे कि कौन सा इसमें जिसने सपोर्ट नहीं किया है विकास प्रशासन को, सबका नाम पता होगा तभी जाके आप उसमें लगा सकते हैं। के बाद देखिए प्रोफेसर सी एच डॉट के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण आवश्यक है, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक विकास के लिए राजनीतिक विकास आवश्यक है। जब तक, ये तो जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक विकास तभी हो पाएगा जब राजनीतिक विकास हो पाएगा, ठीक है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि हम लोग को क्या होना पड़ेगा, आधुनिकीकरण का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास का भी जरूरत पड़ेगा, किसमें, डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है ये? फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्रोफेसर थिंकर्स पढ़ रहे हैं उनकी बातों को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना है, रिलेट कर पाए क्वेश्चन है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का यह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथ्यों में परिवर्तन पर जोर देता है, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील पे बात करता है, प्रोग्रेसिव पे बात करता है, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक फैक्ट्स पे बात करता है, जिससे क्या होगा कि डेवलप्ड होता है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सोसाइटी होगा, ठीक है। अब देखिए विकास प्रशासन के द्विमुखी लक्षणों तक निर्माण, नेशनल बिल्डिंग और सामाजिक आर्थिक प्रगति, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। दो ही चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य की बात कर रहा है, एक तो नेशन का बिल्डिंग होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा सोशली और इकोनॉमिकली हमेशा वो नेशन क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। क्लियर है ये? इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। हाँ प्रांजलि, मैंने बोला था ना कि वो और ये डिफरेंट है। एक बार मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, फिर बताऊंगी। अभी ये क्लियर है सबको?
फटाफट बताइए। विकास प्रशासन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब देखिए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये थोड़ा-सा नया है कि अभी तक हम लोगों ने डेवलप्ड के बारे में पहले ही बात करते थे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर चुके थे। अब ये नया आया है लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, लोक प्रशासन समाज विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता जा रहा है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, कहाँ? सोसाइटी में। ठीक है, देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वानों और समर्थकों का मूल उद्देश्य लोक प्रशासन को परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं रुगतर अध्ययन प्रणाली की सीमा से बाहर लाकर उसमें क्षेत्र को विस्तृत करना तथा इनकी नई समस्याओं को समाधान के अनुरूप नई मान्यताओं को स्थापित करना है। ठीक है, अब देखिए, जनरल वे में बताती हूँ, कंपेयर का मतलब क्या होता है। अब इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि दो देशों में या दो राज्यों में बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके निष्कर्ष में पहुंचना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में क्या होता है कि वो इसी चीज पे समर्थन देता है कि जो भी पुराने अध्ययन प्रणाली है उसके सीमा से बाहर निकल के उस क्षेत्र में हम लोग कुछ नई रचना कर सके। ठीक है, और जो भी समस्या है जिनके बारे में लोगों ने अभी तक विचार विमर्श नहीं किया है, उस समस्या पे हम लोग क्या कर सके? जोर डाल सके। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग को भी पता चलेगा कि उस देश ने क्या किया ऐसा कि वो इतना डेवलप्ड हो गया, उस राज्य ने ऐसा क्या किया कि डेवलप्ड हो गया और हमसे कहाँ कमी रह गई। फिर उस समस्या पे हम लोग जोर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कमेंट कीजिए। और कोई भी बच्चा आज क्लास बीच में से ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, कुछ मुझे इंफॉर्मेशन देनी है लास्ट में दूंगी, तो कोई नहीं भागेगा। ये नहीं कि नेट खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर परेशानी आ जाएगी उसको, क्योंकि वो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है, मीन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तुलनात्मक प्रशासन का मतलब है किसी भी दो या दो से अधिक प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना करना। अभी मैंने बताया कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कंपेयर करना। ठीक है, दो सिस्टम के बीच में। और इसमें हम विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में सीखते हैं, उनकी अच्छी या बुरी पहलुओं को समझते हैं और बेहतर प्रशासनिक नीतियों की विकसित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम है दूसरे जगह का, ठीक है, और वहां पे बहुत चीजें डेवलप्ड हो रही है और हमारे अंदर कुछ हमारे सिस्टम में कमी है। तो जब हम दूसरे के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसके सिस्टम में ऐसी क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, और उसके बाद हम अपनी चीजों पे सुधार कर पाएंगे, है ना? इसी को कहते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। गुड, सबको रहना है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे थिंकर्स ने भी अपने बारे में बात किया होगा, तो उनमें से ये थिंकर्स है। अब पता है, मुझे पता है आप लोग एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होगे। बहुत सारे थिंकर्स, कम से कम हम लोगों को लग रहा है कि 200 तो थिंकर्स के नाम हम लोग को याद करने हैं। ठीक है, बस उनके नाम याद करने हैं। उसके बाद हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसने बात की। तो आप लोग क्या करो, नोट्स बनाओ,
कि इन्होंने कंपैरेटिव के बारे में बात की, इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की, क्योंकि क्या होगा कि कंफ्यूजन का क्वेश्चन यहीं से आएगा। थिंकर्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा थिंकर्स इनमें से नहीं है, फिर वहां पे आप कर जाओगे कंफ्यूज। तो जितने भी थिंकर्स पढ़ रहे हो अभी तक, सबके नाम एक जगह लिखो और नोट कर लीजिए कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये डेवलप्ड के बारे में बात करता है, ये कंपैरेटिव के बारे में बात करता है, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। चलिए, तो एक और थिंकर आते हैं, इमरोन राफली। इन्होंने क्या लिखा तुलनात्मक राजनीति के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? कंपेयर करता है और उसके बाद क्या करता है? लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो उसी को तुलनात्मक प्रशासन कहते हैं। अध्ययन करता है इसका, कंपेयर करके। तुलनात्मक प्रशासन की पृष्ठभूमि पर कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपना विचार दिया था? तो सबसे पहले है विल्सन, उसके बाद है रॉबर्ट डल, उसके बाद है हैडी, उसके बाद है रिंग्स। इन आदि सभी ने अलग अलग विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, मिशन का उद्देश्य यह देखना था कि क्या संयुक्त राज्य द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक परिपाटियों दूसरे देशों के लिए भी संगत है तथा क्या कोई विदेशी प्रशासनिक संस्था या परिपाटियां संयुक्त राज्य में ही मान्यतांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, ये इनका काम क्या था, विल्सन का? विल्सन क्या करते थे कि संयुक्त राज्य के द्वारा जो भी प्रशासनिक चीजें हैं, नियम है, सिस्टम है, क्या वो अदर कंट्री में भी उतने ही सक्षम है या नहीं है, उसके बारे में ये चर्चा करते थे, देखते थे। और अगर दूसरों के बहुत बहुत अगर अलग, और दूसरी चीज ये क्या देखते थे कि दूसरे किसी कंट्री का कोई सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो सिस्टम क्या संयुक्त राज्य पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो दोनों चीज ये चेक करते थे। एक तरह के ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने समर्थन किया है, सपोर्टर रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट डल, इन्होंने क्या बोला है? रॉबर्ट डल का लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने के पीछे उसे विज्ञान बनाने का परियोजना था। रैफली का लक्ष्य सैद्धांतिक और तथा प्रायोगिक पक्षों पे एकीकरण आना था। तो सबके अपने अपने क्या थे, थिंकिंग थे, लेकिन सबने क्या किया है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा की है। ठीक है, अब देखिए नेचर क्या होता है, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अच्छा है ना, सारी रात जगिएगा तो दिन में सोते होंगे। चलिए, यहाँ पे लोक है, चौक लिखा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। जाहिर सी बात है, परिवर्तन तो आएगा ही ना। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा नए नए चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमेशा ही परिवर्तन आता रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये परिवर्तनशील है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। ठीक है,
उस समय हर्बर्ट साइमन, एडविन स्टेन तथा वेल्डो जैसे विद्वानों ने प्रशासन की वैज्ञानिक व्यवस्था देना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट डल जैसे राजवैज्ञानिक ने चुनौती देते हुए कहा, देखिए ये एक बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने बारे में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे चर्चा देना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से पढ़ा था ना, साइंटिफिक वे सिस्टम के बारे में, तो उसी पे इन लोगों ने चर्चा देना शुरू कर दिया था, बात कहना शुरू कर दिया था। तब रॉबर्ट डहल ने अपनी एक बात कही, तो उसके बारे में हम कहेंगे, वो क्या है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लोक प्रशासन क्या विज्ञान है, बहुत सारे जो थिंकर्स है उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, और बहुत सारे थिंकर्स ने आलोचना भी किया था। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप लोक प्रशासन को तुलनात्मक नहीं बना सकते, तो आप कभी भी प्रशासन को विज्ञान नहीं कह सकते, आप उसका दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीवीआई है, याद रखिएगा। ना ही इन्होंने सपोर्ट किया है और ना ही इन्होंने उसको नकारा है, इन्होंने उस पर चिंता की है कि लोक प्रशासन विज्ञान कभी बन ही नहीं सकता। अब देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का कब बात हुआ था। ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रथम प्रयास सन 1952 में प्रिंसटन के आयोजित तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन द्वारा किया गया था। इस पे चर्चा की गई थी कब, 1952 में। इसमें एक उपसमिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशों में अध्ययन हेतु एक संगतिपूर्ण मानदंड का विकास करना था। ठीक है, कि विदेश की चीजें कैसी होती हैं, मतलब अपने कंट्री से बाहर जो भी सिस्टम चल रहे हैं उसके बारे में पता करने के लिए इसका संगठन हुआ था। ठीक है, किसका, कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, इसके बारे में याद रखिएगा, CAG। ठीक है, द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। ये कब इंस्टैब्लिश्ड हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में। और इसमें होता क्या था, विदेश में जो भी चीजें हो रही है, जो भी सिस्टम है, उस पर क्या होता था, कंपेयर किया जाता था अपने कंट्री से। ठीक है, अपने कंट्री के सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। फ्रेड रिंग्स आरंभ से लेकर 1970 तक, ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष रहे। बाद में रिचर्ड गैबल इसके अध्यक्ष बने। तो ये दो नाम याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फ्रेड रिंग्स। और इसीलिए फ्रेड रिंग्स को सपोर्टर कहा जाता है, क्योंकि वही इंसान उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा जो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। फटाफट बताइए, ये क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे।
कमेंट कीजिए। देखिए फाउंडेशन भी आता है, फॉर्ड फाउंडेशन के अनुदान के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह विकासशील देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण के व्यवस्थित संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो एक फाउंडेशन आता है जिसका नाम है फॉर्ड फाउंडेशन, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो CAG है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है, वो विदेश की जो भी राजनीति समस्या होती है, संस्कृति होती है, आर्थिक पर्यावरण होता है, उसके बारे में क्या करती है, अध्ययन करती है, ठीक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, जिसको हम लोग बोलते हैं CAG, अपने कार्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय है। जाहिर सी बात है, वो अब CAG का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो विदेश की चीजें हैं उनको वो अध्ययन कर सके। इसमें एशिया, अमेरिका और यूरोप में तुलनात्मक लोक प्रशासन संबंधित अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, एशिया, अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा क्या हुआ कि इनकरेज किया गया। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को, ठीक है, कि वो कंपेयर कर सके अपने जो भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको विदेश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। देखिए आता है 1969 के सेज प्रकाशन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के संयोग में एक त्रैमासिक पत्रिका जनरल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित करना आरंभ किया, ठीक है। अब जैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है, CAG, तो उस समय सपोर्ट में कौन से आए थे, रोज प्रकाशन ने क्या किया था, मैगजीन को प्रकाशित किया था जो हेल्प करती थी, इनके बारे में बताती थी, किसके, तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के, ठीक है। और ये 1969 में हुआ था। उसके बाद 1969 से लेकर 1974 की अवधि में इस पत्रिका में संपादक पीटर स्वेज रहे, तो इन्होंने ही प्रकाशित किया था। पीटर स्वेज का नाम याद रखिएगा क्योंकि वो इसके एडिटर थे। अब देखिए 1974 से जनरल का प्रकाशन बंद हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक पीटर स्वेज थे, इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है, इस ग्रुप को, तब तक क्या था, इन्होंने इस ग्रुप के बारे में चर्चा जारी रखी, लेकिन जैसे ये हटे, ये प्रकाशन क्या हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है यहाँ तक। फटाफट बताइए, क्लियर है। सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, गुड। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने NPM के बारे में भी पढ़ा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया, डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना है, लास्ट है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
क्या-क्या चेंजेस आ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आ रहा था? निजीकरण आ रहा था, ठीक है? सब लोग बताएँगे सबसे पहले कि लिबरलाइजेशन का हिंदी क्या होता है? हाँ, सवाल-जवाब हो जाए। फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। सब लोग कमेंट करेंगे। और लोग कमेंट कीजिए, विवान ज़ियारत प्रांजलि ने कर दिया। फटाफट। थोड़ा जल्दी हाँ। चलिए बढ़िया, सबने सही जवाब दिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या चेंजिंग हुए थे? तो निजीकरण में बात हुई थी। तो सरकार सरकारी उद्यमों और सेवाओं का निजीकरण कर रही थी। नियंत्रण को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करके दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? जो भी प्राइवेट सेक्टर से उसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही थी? निजीकरण उसका कर रही थी, ठीक है? हाँ, उदारीकरण। चलिए, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? एम्पावरमेंट, ठीक है? तो स्थानीय सरकारों और समुदायों के प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही के सुधार के लिए शक्ति और निर्णय लेने की परिवर्ती है। इसका एम्पावरमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। उस उसका बहुत ज्यादा ये प्रभाव पड़ रहा था लिबरलाइजेशन के टाइम पे। के बाद आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। सार्वजनिक निजी साझेदारी, सरकार निजी एजेंसियां, ठीक है, के साथ साझेदारी कर रही है ताकि सार्वजनिक सेवाओं को और बुनियादी परियोजना का प्रदान कर सके। निजी क्षेत्र में विशेष और संस्थानों का उपयोग करते हुए। अब बताइए कि एक एग्जांपल दीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। फटाफट एग्जांपल दीजिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया था। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो पहले क्या थे? बस प्रांजलि, और 2-4 स्लाइड है, कम से कम अभी होंगी 6-7 स्लाइड। 11 बजे तक खत्म हो जाएगी। एक एक फटाफट एग्जांपल दीजिए।
आपको बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि पीपीपी की चेंजिंग आई थे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए। नियम की कमी, सॉरी, नियमन की कमी, विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रणकारी विनियमों और परिवेश की बाधाओं को कम करने का दबाव है। प्रतिस्पर्धा, नवाचार और आर्थिक विकास का उत्तेजित करने का लक्ष्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें प्रेशर दिया गया था, बहुत सारे जब चेंजेस आ रहे थे तो बहुत सारे सेक्टर्स में, ठीक है, जो बाउंड्रीज थी उसको कम करने की बात हो रही थी, बैरियर्स को हटाने की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था इसी तहत में, एनपीएम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट सेक्टर के लिए आया था, जिसको बोलते हैं हम लोग एनपीएम। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं ऑलरेडी। उसके बाद कुशलता पर जोर दिया गया था, जो भी सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने में कुशलता, ठीक है, प्रभावकारिता और ग्राहक संतुष्टि पर आधारित पे जोर दिया गया था। अक्सर प्रदर्शन आधारित बजट और प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाता था, ठीक है। इफिशियंसी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, कुशलता पे। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, बढ़ती आपस आधार, सरकारें वैश्विक चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और संक्रामक बीमारियों जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग और समय की आवश्यकता को मानती है। अब आप ही जानते हैं जब कोविड आया था तो हम हमारे इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिसको हेल्प किया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी बीमारियां हैं या फिर जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, इसके लिए जो भी बहुत सारे राष्ट्र हैं वो एक साथ होके एक दूसरे को सहयोग करें। उसके बाद आया अंतरराष्ट्रीय शासन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पे वैश्विक नीतियों और विविधियों के आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे अंतरराष्ट्रीय शासन मैकेनिज्मों को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नीति सामान्यीकरण, जो भी नीतियां होती है उसको सामान्यीकरण की बात इसमें किया जाता है। व्यापार, निवेश और सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीमाओं पर नीतियों और विनिमयों का समान करने की एक प्रवृत्ति है। अक्सर मुक्त व्यापार समझौते और क्षेत्रीय गठबंधन जैसे समझौते के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या हो रहा है, अब आपको क्या करना है, अपने कोई भी सेक्टर में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाना है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, उनको खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप दूसरे राष्ट्र में भी व्यापार कर सकते हैं। तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको गठबंधन करना पड़ेगा, ठीक है। दो राष्ट्रों के बीच में जब गठबंधन होगा कि आप भी हमारे राष्ट्र के अंदर आके व्यापार कर सकते हैं और हम भी आपके राष्ट्र के अंदर जाके व्यापार कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है, और बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी क्योंकि समझौता हो जाए। फिर तकनीकी एकीकरण होगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगा, तकनीकी के तेजी से उत्पन्न उन्नत होने से सीमाओं पर संचार सहयोग, डेटा साझा करने का मदद मिलती है, जिससे सार्वजनिक प्रशासन को साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन और ई शासन जैसे क्षेत्रों में नई चुनौतियों को, अवसरों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी आई,
अब ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसके बारे में भले ही याद रखिएगा, लेकिन पॉइंट्स याद रखिएगा। संस्कृति विविधता, वैश्वीकरण ने समाजों की बढ़ती सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विविधता को लेकर लोगों को समावेश, बहुसंस्कृता और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्रशासन को नीतियों और कार्यक्रमों को विकास किया। अब देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म को इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि क्या होगा कि अलग-अलग राष्ट्र में क्या होगा, अलग-अलग कल्चर होगा, तो आपको सबके कल्चर को क्या करना है, आदर करना है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है, संप्रभुता की चुनौती होती है, वैश्वीकरण, आर्थिक एकीकरण और गैर राज कार्यकर्ताओं के प्रभाव के कारण पारंपरिक संप्रभुता और परंपरागत धारणाओं की चिंता सरकारों की स्वायत्तता को चुनौती देती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होने की बात हो रही है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों को याद कर लेने हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया, काफी है। अब मैं जो बात बताने वाली थी इम्पोर्टेंट, वो है कि संडे को आपकी 2 या फिर 3 आवर की क्लास होगी। बिल्कुल। अब उस दिन आप लोग फ्री रहिएगा, टाइम मैं खुद बताऊंगी कि कब से कब क्लास होगी, ठीक है? तो अपना डाटा बचा के रखिएगा। क्लियर? मैंने एक दिन पहले ही बता दिया, उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा होंगी। टाइम क्या होगा, जब मैं ये नोटिस डालूंगी तब पता चलेगा कि कब से कब है, क्योंकि हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है, और हो सके तो सैटरडे को, संडे को हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो देखें कि 2 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास होती है, लेकिन होगी, ठीक है? चलिए, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, यही इंपॉर्टेंट बात था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय।